नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। सदन में 6 बिल पास किए गए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नौकरी घोटाले की गूंज सुनाई दी। नौकरी घोटाले के साथ किसान आंदोलन के मुद्दों पर भी विपक्ष हमलावर नजर आया। हालांकि सरकार भी सत्र में पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। विपक्ष के सवालों को सरकार ने पुरजोर देकर तरीके से जवाब दिया। मंत्रियों के साथ साथ सीएम मनोहर लाल ने आखिरी दिन विपक्ष के सभी सवालों का जवाब माकूल तरह से दिया। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको शीतकालीन सत्र में कौन कौन से बिल पास हुए हैं। तो सदन में बिल पास हुए हैं। हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन बिल ये पास हो चुका है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि सदन में कौन कौन से बिल यहाँ पर पास हुए हैं। साथ ही हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास संशोधन, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन बिल यहाँ पर भी पास हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। नगर पालिका से बृहद क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन। तो सदन में ये बिल पास हो चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 भी यहां पर पास हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के आखिरी दिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे उठाए। पेंशन जो है वो सम्मान पेंशन होती है, सम्मान के लिए। मान लो आईएएस है, आप कह दो इसको पेंशन दो, इसका लड़का था, उसका लड़का तो घर में भी नहीं बिठाता, बाहर बिठा देता है। तो ये ऑप्शनल छोड़ो, जिसकी मर्जी ले, जानी मर्जी दे। और फिर सवाल आया था यहाँ SC ST बच्चों का, SC ST बच्चों का जो एक घोटाला हुआ था 18-19 में, उसके बाद मेडिकल के जो बच्चे SC ST के हैं, फार्मेसी में, नर्सिंग में, उनके स्कॉलरशिप नहीं गई कई साल से। उनका क्या करोगे आप? 100 करोड़ रुपया उनका बकाया है, उनको आप देने के लिए जा रहे हो। फिर बहुत तफसील से चर्चा हुई कोरोना पीरियड की, और मंत्री जी ने काफ़ी जवाब दिया। भाई हम ये तैयार कर रहे हैं, ये जो नया आ रहा है थर्ड वेव जिसको कहते हैं, उसका तो अभी कोई नहीं है। सेकेंड वैक्सीन बहुत सारे जिनको हुआ है, जो अब तक बता रहा है, जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा रखी थी उसको भी हो गया। बूस्टर की बात नहीं है। तैयारी जो है वो ये कि क्या करे हैं, कितने हेल्थ लिए हैं। 10,000 वैकेंसी आज हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी हैं। आप वेंटिलेटर ले आओगे, उसको चलाने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा? वो इंतजार थोड़ा ही करेगा ना, वेंटिलेटर का चलाने वाला आएगा जब चलेंगे। मेरे को मालूम है, उस टाइम देखा इस प्रकार से जो कोरोना के दौरान घोटाले हुए, चट्टा की साथियों, शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी, पेपर लीक है, मतलब उसकी कोई जांच की आज तक कोई हमारे खबर नहीं किस स्टेज पर है, क्या है क्या नहीं है। एक और नया घोटाला हो रहा है 45। और आगे बढ़ते हैं। केस वापसी पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 178 केस कोर्ट को दिए गए हैं। सीएम ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि 57 केस अनट्रेस्ड है। साथ ही सीएम ने कहा कि जो कोर्ट में नहीं है वो एसपी डीसी के प्रोसेस से वापस होंगे। टोटल केसेस हैं पुलिस केसेस अगेंस्ट फार्मर्स, पुलिस केसेस अगेंस्ट फार्मर्स 276 केस कुल रजिस्टर हुए थे। 4 उसमें सीरियस नेचर के हैं, मर्डर के हैं, रेप के हैं। उस पर तो उन्होंने भी मांग नहीं की है कि विड्रा करेंगे। बाकी 272 केस ऐसे हैं जिनमें से
कोर्ट को चार्जशीट प्रिपेयर करके कोर्ट को दे दिए गए 178 केस, और इन 178 में नहीं 178 तो चार्जशीट है। फिर उसके बाद अनट्रेस्ड रिपोर्ट जो है वो लगभग 57 केसेस की रिपोर्ट अनट्रेस्ड है, वो जिसके नाम भी था कोई मिला नहीं है, तो लगभग ये तो वैसे ही वापस हो जाएंगे। 8 केसेस हैं जिनकी कैंसिलेशन रिपोर्ट और अलग से पुलिस ने तैयार कर ली है। इन 8 में से 4 तो कोर्ट में फाइल भी कर दिए हैं, ये क्योंकि आज की रिपोर्ट है। ये 4 बाकी है, साथ साथ जैसे जैसे तैयार होंगे वैसे वैसे जाते रहेंगे। और 29 केस हैं जिसको कैंसिलेशन की प्रोसेस में उनको डाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर एसपी मिलकर के उसका प्रोसेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारे केस कोर्ट वाले कोर्ट से, और जो कोर्ट में नहीं है बाकी सब एसपी पुलिस टोटल। सीएम मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा में मेरी फसल मेरा ब्यूरो योजना को लेकर सवाल जवाब देखने को मिले। उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का ही सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा ब्यूरो उसी का एक परिणाम है। मैं कहता हूं इसके कारण से एक व्यवस्थित होने लग गया सारा सिस्टम। किसान इससे प्रसन्न है। इतना ही है कि शुरू शुरू में किसान को कठिनाई आई है। शुरू में किसान को कठिनाई इसमें जरूर आई है। शुरू में किसान को कठिनाई जरूर आई है। जब कोई नया कानून आता है थोड़ा बहुत कठिनाइयां आती हैं। और ये चीजें, ये जो आपके सुझाव जीएसटी में भी ऐसे, ये जो ऐसा भी जीएसटी में भी ऐसे हुआ। आपके सुझाव जो कठिनाइयां उसको दूर करने का काम हमारा है, क्योंकि अभी इसको 2 ही साल हुए हैं। और इसमें सबसे बड़े लाभ क्या हुए हैं? देखिए, अभी केंद्र जो कहता है, आपने कहा कि हाँ एक कानून आया था कि फसल कहीं भी बेची जा सकती है, वो कानून वो तो आपने वापस करा दिया। नया है इस नए कानून में। मैं बता रहा हूं आपको। When I was member of parliament, ये पहले मेरी बात सुनो। ये इलेक्शन कमिश्नर रहे, मिस्टर गिल was the chairman, secretary agriculture, Narasimha Rao was the prime minister, I was member of parliament and I was secretary of parliamentary farmers forum। वो लेके गए थे हम इशू, जब क्यों दिल्ली हरियाणा का जो फसल थी नजफगढ़ ले जाते थे, वहाँ भाव अच्छा मिलता था। तो उस टाइम ये कहा जाता फ्री मूवमेंट होगी, वहाँ रोक दिया गया था, किसान कहीं भी ले जा सकता है। उस टाइम का लाने ले जाने का नहीं, बेचने का विषय है। कभी और कानूनी तौर पे रोक नहीं लगी है। नहीं, अंतर है लाना ले जाना और बेचना। मैं क्या कह रहा हूं, लाना ले जाना ये पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है। लेकिन बेचना, सुनिए, बेचना मंडी में बेचना अनिवार्य है। मंडी में बेचना अनिवार्य है। पिछले कानून के हिसाब से नया कानून बनाया है, वो मंडी से बाहर भी बेच सकता है। आपने नए कानून सारे वापस करने के लिए और वकालत की मैं कह रहा हूं कि बेचने के लिए मंडी की फीस, अगर कहीं बेचा जाएगा तो भी मंडी में उसकी जानकारी देना और उसकी फीस भरना ये अनिवार्य है। आज पिछले कानूनों में यही तो हटाया था नए कानून में, और नए कानून में हटाने के बाद हमने तो बासमती पर जो 4% का खर्चा था उसको घटा के 1% किया था, इसलिए कि नए कानून पर इसका जो है उस हिसाब से हम पहले ही कर लें। जब नए कानून समाप्त हो गए हैं तो आज जब मंडी में उसको आना है तो मंडी में पूरा पैसा, आखिर वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा होगा, मंडियों का विस्तार होगा, उस 4% में वही तो पैसा लगना है। और शुरू में आप लोगों का ये तर्क था कि नए कानून आने से और 700-800 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू आता मंडियों का, ये खत्म हो जाएगा। विधानसभा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मुद्दा भी उठा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विधायक वरुण चौधरी के उठाए मुद्दे का जवाब दिया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना कार्यक्रम है, जिसमें किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचने और कृषि और अन्य संबद्ध विभागों के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं। अब यह पोर्टल MPMB मेरा पानी मेरी विरासत, डायरेक्ट सीडेड राइस, बाजरा रिप्लेसमेंट,
और भावांतर भरपाई योजना, उत्तम बीज आदि लगभग सभी लाभों के लिए एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बन गया है। पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाना था जहां किसान और सरकार एक साथ आ सकते हैं और किसान अपनी फसल उगाने के लिए समय पर सब्सिडी, वित्तीय सहायता या अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल द्वारा सीधे बैंक, कोषागार या ई खरीद के माध्यम से सब्सिडी, वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है। हाल ही में हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत 2,38,245 बाजरा उगाने वाले किसानों के खाते में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक 428.07 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पिछले 3 वर्षों में 2019 से लेकर 21-22 तक कुल 43,307 करोड़ रुपए रबी सीजन के दौरान और 34,732 करोड़ खरीफ सीजन के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को एमएसपी पर खरीद बारे पेमेंट की गई है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न प्रकार के किसान अर्थात भूमि मालिक, बोने वाले किसान, ठेका किसान, साझा किसान, अपना व्यक्तिगत विवरण, भूमि का रिकॉर्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की घोषणा की। सीएम ने सदन में जानकारी दी कि गरीब परिवारों का उत्थान सरकार का लक्ष्य है। उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का ही सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसी का एक परिणाम है। मैं कहता हूं इसके कारण से एक व्यवस्थित होने लग गया सारा सिस्टम। किसान इससे प्रसन्न हैं। इतना ही है कि शुरू में किसान को कठिनाई आई है। शुरू में किसान को कठिनाई इसमें जरूर आई है। शुरू में किसान को कठिनाई जरूर आई है। जब कोई नया कानून आता है थोड़ा बहुत कठिनाइयां आती हैं। और ये चीजें, ये जो आपके सुझाव जीएसटी में भी ऐसे, ये जो जीएसटी में भी ऐसे आपके सुझाव, जो कठिनाइयां, उसको दूर करने का काम हमारा है, क्योंकि अभी इसको 2 ही साल हुए हैं। और इसमें सबसे बड़े लाभ क्या हुए हैं? देखिए, अभी केंद्र जो कहता है, आपने कहा कि हाँ एक कानून आया था कि फसल कहीं भी बेची जा सकती है, वो कानून वो तो आपने वापस करा दिया। नया है इस नए कानून में। मैं बता रहा हूं आपको, When I was member of parliament, ये पहले मेरी बात सुनो, ये इलेक्शन कमिश्नर रहे, मिस्टर गिल was the chairman, secretary agriculture, Narasimha Rao was the prime minister, I was member of parliament and I was secretary of parliamentary farmers forum। वो लेके गए थे हम इशू, जब क्यों दिल्ली हरियाणा का जो फसल थी नजफगढ़ ले जाते थे, वहां भाव अच्छा मिलता था, तो उस टाइम ये कहा जाता फ्री मूवमेंट होगी, वहां रोक दिया गया था, किसान कहीं भी ले जा सकता है। उस टाइम का लाने ले जाने का नहीं, बेचने का विषय है। कभी और कानूनी तौर पे रोक नहीं लगी है। नहीं, अंतर है लाना ले जाना और बेचना। मैं क्या कर रहा हूं, लाना ले जाना ये पहले भी फ्री था, आज भी फ्री है, लेकिन बेचना, सुनिए, बेचना मंडी में बेचना अनिवार्य है। मंडी में बेचना अनिवार्य है। पिछले कानून के हिसाब से नया कानून बनाया है, वो मंडी से बाहर भी बेच सकता है। आपने नए कानून सारे वापस करने के लिए और वकालत की मैं कह रहा हूं कि बेचने के लिए मंडी की फीस, अगर कहीं बेचा जाएगा तो भी मंडी में उसकी जानकारी देना और उसकी फीस भरना ये अनिवार्य है। आज पिछले कानूनों में यही तो हटाया था नए कानून में, और नए कानून में हटाने के बाद हमने तो बासमती पर जो 4% का खर्चा था उसको घटा के 1% किया था, इसलिए कि नए कानून पर इसका जो है उस हिसाब से हम पहले ही कर लें। जब नए कानून समाप्त हो गए हैं तो आज जब मंडी में उसको आना है तो मंडी में पूरा पैसा, आखिर वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा होगा, मंडियों का विस्तार होगा, उस 4% में वही तो पैसा लगना है। और शुरू में आप लोगों का ये तर्क था
कि नए कानून आने से और 700-800 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू आता मंडियों का। कोरोना से मौत के मामलों पर भी सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जानकारी दी। कोविड के नाते 6 ऐसे कर्मचारी जिनको 10-10 लाख रुपया दिया गया है, 3 ऐसे 20-20 लाख, चलो टोटल बता देता हूं मैं। इसमें जो राशि की बात आ रही है, कुल कोविड के इस 2.25 साल में जो हमने इसमें राशि खर्च की है एक्सचेकर से, वो 590 करोड़ रुपया की है। और इसमें ज्यादातर राशि वो है जो ऐसे बीपीएल परिवार थे जिनको मासिक हमने 4,000 रुपया भेजा था, कुछ को साप्ताहिक 1,000 रुपया भेजा था, ऐसे कुल मिलाकर 800-700, ये कहीं आपका आंकड़ा गलत है भाई, 266, 261, 650-700 तो ये बनता है, टोटल 590 बना रहे हैं। कुल मिलाकर हमने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, कहीं भी कोविड के कारण से पैसे की खर्च की आवश्यकता पड़ती है, करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जो निर्णय किया था, वो भी 1,025 लोगों को दे चुके हैं। रखी थी कि जिनको कॉम्पनसेशन आप दे रहे हो, ये कोविड के जो मृतक हैं, उनको जो है ये कहा जा रहा है कि वो कोविड रिपोर्ट लेकर आए अपनी कोविड पॉजिटिव की, तो वो तो उनके पास होती नहीं है, तो वो वाला जो मापदंड है उसको आप वो कर तो दीजिए। कोई आधार अगर नहीं होगा तो जिसकी डेथ हुई वही चलेगा। मैं कोविड नहीं, आप जो है लेट द गवर्नमेंट कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द क्रेमेटोरियम्स, वहां से पता चल जाएगा। उनको क्या पता कि क्यों नहीं पता चलेगा? हमारे पास कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था को लेकर विज और अभय चौटाला में तीखी बहस भी देखने को मिली। थे, लेकिन वो डॉक्टर स्वयं मुझे ये बता रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम अंदर नहीं ले सकते, बाहर ही उस पे स्ट्रेचर पे पड़े पड़े दम तोड़ रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है, हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। आपको स्वीकार करना चाहिए, जगदीश से बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता, जिसने स्वयं ये बात कही है, एक विधायक ने आपके सामने, कि चीफ मिनिस्टर की सिफारिश की वजह से मुझे बेड मिला। हाँ जी, आप इस बात को स्वीकार क्यों मिला नहीं तो कि कितनी बुरी हालत थी तुम्हारी? मिला तो ऑनरेबल मंत्री जी कंटिन्यूस करें। था तो मिला, फिर जनरल आदमी को मिला तो जनरल को भी मिला। धन्यवाद। क्या हर आदमी आप एक आदमी बताएं बैठिए ना मिला, हर आदमी सैनी साहब आप आप एक आदमी बताएं सैनी साहब बैठिए, ना मिला हो। आफ्ताब जी हमने हर बैठो आदमी के प्लीज, लिए बैठो बैठो हमारे पास मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और हिसार में बहुत सारी कैपेसिटी। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठे। आप एक व्यक्ति का बताएं, आप बच्चों मत, आप एक व्यक्ति का बताएं। ये बैठा उदाहरण, उसको तो मिला, अरे चीफ मिनिस्टर की कैसे भी मिला मंत्री जी सीएम की सिफारिश, मैंने सीएम की सिफारिश पे एमएलए को बेड मिलता है। अभय सिंह जी बैठो आप प्लीज। डिप्टी स्पीकर साहब उन दिनों में ऑक्सीजन पर था, मैं सारी रात खुद ऑक्सीजन लगा के मैंने लोगों के लिए बेड्स का अरेंज किया, सब अरेंज किया। इनका काम तो रोना है, इन्होंने तो और कुछ करना ही नहीं। जी धन्यवाद। स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं तो आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक मिनट किरण जी, एक मिनट। मैंने तो कोरोना की महामारी में जब पहली लहर आई थी, जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था, मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल था, जो मैंने आपको फ्री में दिया। मैंने उस वक्त के अंदर, जब आपकी सरकार के पास पीपी किट जो है उपलब्ध नहीं थी, उस वक्त में सरसा के डिप्टी कमिश्नर को बुला करके हजारों पीपी किट उसको सौंपने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में बताया कि 1 जनवरी के बाद वैक्सीन नहीं लगवाने पर एक्शन होगा। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे, उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, या और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप केंद्र में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जनरली समझ गए कि जहां पर है
वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम हरियाणा में 1 जनवरी से जिन लोगों को कोविड टीके के दोनों डोज नहीं लगे होंगे, उन्हें सार्वजनिक स्थान, बस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल पर एंट्री बैन होगी। प्रदेश सरकार के इन निर्देशों के बाद अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्त आई की तैयारी में है, जिसके तहत 1 जनवरी तक जिस व्यक्ति ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उसे मॉल, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उसकी एंट्री बैन रहेगी। हालांकि इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा नो मास्क नो सर्विस के भी निर्देश दिए गए, जिसके तहत जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं होगा उसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सख्त आदेश जो हैं वो दिए गए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश के किसी भी जिले के अंदर 1 जनवरी से जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई, उसे किसी तरीके के सार्वजनिक जगहों पर उसके लिए पूरी तरीके से बैन रहेगा। इसी को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्त आदेश की तैयारी में है। 1 जनवरी से अगर बात की जाए, जिस भी व्यक्ति ने दोनों डोज नहीं लगवाई है वैक्सीन की, उसको लेकर के वो चाहे वो किसी मॉल हो, मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसी जगहों पे उनके प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इससे पहले भी जिला प्रशासन के द्वारा नो मास्क नो सर्विस का ऐलान किया था, जिसके तहत जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं है उसे रेलवे में, बस स्टैंड पर, बाजार में या किसी सरकारी कार्यालय में उसको कोई सर्विस उपलब्ध नहीं होगी। और उसके बाद अब ये आदेश, क्योंकि विधानसभा के अंदर प्रदेश के गृह मंत्री ने इसका ऐलान किया और उसके बाद तमाम जिलों में इसको लेकर के सख्ताई से निपटने की तैयारी है। हालांकि गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग 100% जो है वैक्सीनेशन किया जा चुका है, पहला और दूसरा डोज। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर ऐसे लोग हैं जो दूसरे जिलों से गुरुग्राम में आते हैं और या घूमने आते हैं या कामकाज के लिए आते हैं। उन लोगों ने अगर वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई या गुरुग्राम के भी किसी व्यक्ति ने दोनों डोज नहीं लगाई हैं, तो यदि उसके पास दोनों डोज नहीं है तो 1 जनवरी के बाद उसे मॉल्स, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इसके अलावा तमाम सार्वजनिक जगहों पर उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।